नमस्कार दोस्तों, समय ना गवाते हुए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हमारी जो मेष लगन की सीरीज चल रही है वहां आज हम बात करने वाले हैं मेष लगन में बनने वाले शुभ योग, अशुभ योग और निष्फल योग जो मेष लगन में बनते हैं। तो सबसे पहले हम मेष लगन की कुंडली बना लेते हैं। आपकी मेष लगन की कुंडली में आप देखिए ये वाला घर पहला घर होता है। अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाउस होते हैं जो हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं। आपके जन्म के समय जो राशि यहाँ उदय होती है वो आपका लगन होता है। तो यहाँ आप देखिए यहाँ की जो कुंडली है उसमें जो लगन कुंडली होगी वहाँ पे लॉ लिखा होगा या फिर एएससी लिखा होगा एसेंडेंट। तो आप समझ जाइए फर्स्ट हाउस है। यहाँ जो राशि लिखी होगी वो बेसिकली आपका लगन होगा। तो हम आज बात कर रहे हैं मेष लगन की, तो यहाँ पे 1 नंबर डालते हैं क्योंकि मेष राशि पहली राशि मेष लगन की है। तो कुंडली कुछ इस तरीके से आपकी दिखाई देगी। जहाँ राशियों की हम जब बात करते हैं, जो उस घर के लॉर्ड जो राशि बनेंगे जिनके अंतर्गत वो हाउस की के संचालन की जिम्मेदारी होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना। तो ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की कुंडली यहाँ पे इनके तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं शुभ योग की। तो जो इसमें जो शुभ योग जो प्लैनेट आपका बनाता है वो है सूर्य इन ओन हाउस। अगर सूर्य जो है पंचम के लॉर्ड है, देखिए 5 नंबर है, ये लियो राशि है, सिंह राशि है। तो सूर्य जो है 5th हाउस के लॉर्ड है। 1 2 3 4 5 सूर्य अगर 5th हाउस के लॉर्ड होके अगर यहीं पे बैठे हों, है ना, सन यहीं पे बैठे हों, तो इस कुंडली के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि ये त्रिकोण का हाउस है। काफ़ी नेचुरल बेनिफिक हाउस की अगर बात करें जो त्रिकोण की, तो उसमें 5th हाउस एक त्रिकोण हाउस है और सूर्य उसके लॉर्ड है और अपने घर में बैठे हों तो ये काफ़ी शुभ योग होता है। अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर इन ओन हाउस एज ए लॉर्ड ऑफ त्रिकोण। अगेन जो 9th हाउस आपका भाग्य स्थान है उसके लॉर्ड जो है कौन है? 9 नंबर, यानी कि ये धनु राशि होती है। इसके जो लॉर्ड हैं वो कौन है? जुपिटर हैं, यानी कि बृहस्पति हैं। और अगर यहीं पे बैठ जाएं बृहस्पति तो इस कुंडली के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये शुभ योग कारक होते हैं इस कुंडली के लिए। अब चंद्रमा भी, खास करके क्षीण चंद्रमा, क्योंकि देखिए जो मंगल है, क्योंकि मंगल इस लगन के लॉर्ड हैं, है ना, वो रात्रि बली होते हैं, है ना। और घटते हुए चंद्रमा में कृष्ण पक्ष में काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं मंगल। जो उनका जो बल उनको प्रदान होता है वो रात्रि में होता है और घटते हुए चंद्रमा में। तो क्षीण चंद्रमा जो 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस यानी 1 2 3 4, 4th हाउस क्या है? आपका सुख का स्थान है ना, सुख स्थान बोलते हैं। मदर का भी स्थान है, ये चलाचल संपत्ति का भी घर है, मदरलैंड का स्थान है कि नहीं। तो यहाँ चंद्रमा इसके लॉर्ड हों, या तो अपने ही घर में बैठे हों, है ना, या वो पंचम में हो 5th हाउस में, या 9th हाउस में जुपिटर के घर में हो, जुपिटर के साथ हो, तो एक तरीके से गज केसरी योग ही बनता है यहाँ पे। तो इस हालत में चंद्रमा काफ़ी शुभ योग कारक हो जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 5th हाउस में भी सूर्य के साथ बैठे तो भी अच्छा है, 9th हाउस में बैठे तो भी अच्छा है। लेकिन आप ये समझिए कि 5th हाउस में उनका सूर्य के साथ उतना अच्छा फल नहीं होगा। उसका एक रीज़न है क्योंकि एलिमेंटल डिफरेंसेस, चंद्रमा जो है आपका वाटर एलिमेंट है, सूर्य जो है फायर एलिमेंट है, तो थोड़ा एलिमेंटल डिफरेंस यहाँ पे रहता है। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा चल जाएगा क्योंकि ये बृहस्पति के साथ उनकी काफ़ी अच्छी मित्रता भी है और इसके साथ ही वो गज केसरी योग भी बनाते हैं। तो इस घर में बृहस्पति के मूल त्रिकोण की राशि में भी वो अच्छा फल देंगे। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी इस घर के लिए एक योग कारक है। चौथा जो आपका आता है वो है मंगल। मांगते हैं मंगल की, हालांकि मंगल यहाँ लगन का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस को आप दुख स्थान भी बोलते हैं, है कि नहीं, बट फिर भी चूंकि वो लगन के भी लॉर्ड हैं, वो अगर लगन में आके बैठे तो भी बहुत अच्छा। अगर वो यहाँ आके बैठते हैं 5th हाउस में सूर्य के साथ तो भी अच्छा, क्योंकि दोनों का फायर एलिमेंट है, मैच हो जाएगा। 9th हाउस में बैठते हैं तो भी बहुत अच्छा है। लगन का संबंध अगर आपके 11th हाउस से बनता है तो भी अच्छा है, 2nd हाउस से बनता है तो भी अच्छा है। लेकिन मंगल अगर यहाँ बैठेंगे तो 8th हाउस में खुद की दृष्टि डालेंगे अपने ही घर पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं ना कहीं बचाएंगे ही। लेकिन चूंकि 8th हाउस ऑब्स्टेकल्स का हाउस है, मृत्यु का स्थान भी, एक्सीडेंट का स्थान जो कहा जाता है, सीक्रेट चीज़ों का स्थान, गुप्त चीज़ों के बारे में जानने का स्थान भी मंगल 8th हाउस को कहा जाता है। तो मंगल यहाँ के भी लॉर्ड है, यानी कि आपके लगन के और 8th हाउस दोनों के मंगल लॉर्ड हैं। लेकिन चूंकि मंगल अपने लगन के लॉर्ड होने की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अगर 8th हाउस में भी आके बैठते हैं तो यहाँ से 7वीं दृष्टि सीधे धन पे डालेंगे, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वीं दृष्टि जो है वो मंगल की अपने 2nd हाउस पे होगी जो धन का स्थान है। तो कहने के मंगल भी इसके लिए शुभ कारक है। अब हम बात करते हैं अशुभ योग की। अशुभ योग क्या है? बुध को देखिए आप, 3 और 6, यानी कि तीसरा घर
थर्ड है ना, ये जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है ये, इसके बुध लॉर्ड हुए। और 6th हाउस के वर्गो यानी कन्या, तो 6th हाउस यानी कि ये आपका रोग रिपू ऋण का भी घर माना जाता है। 3rd हाउस आपका नेम एंड फेम का हाउस कह सकते हैं, पराक्रम का हाउस कह सकते हैं, लेकिन ये मारक का हाउस भी कहा जाता है इनको, तो उसके लॉर्ड है। तो बुध अगर आप किसी भी मारक प्लैनेट के साथ बैठ जाए जाके, जो इस कुंडली में दूसरा जो मारक प्लैनेट कौन है, शुक्र है। शुक्र 2nd एंड 7th यानी कि आपका धन के स्थान के लॉर्ड शुक्र है, और 7th स्थान के लॉर्ड ये लिब्रा साइन है, तुला राशि है, ये शुक्र का राशि है। ये टॉरस है यानी कि वृश्चिक राशि है, सॉरी वृषभ राशि है, इसके भी लॉर्ड क्या शुक्र है। तो दोनों ये भी मारक हैं, ये भी मारक हैं। तो ये अशुभ योग कब बनाएंगे, ज़्यादातर अकेले भी होंगे तो भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर किसी और मारक प्लैनेट के साथ बैठ जाएं तो प्रबल मारक बन जाएंगे और मृत्यु कारक कष्ट देने का काम करेंगे। तो बुध और शुक्र की युति हो जाए, एक कैसी पाप ग्रह यानी कि शनि के साथ भी कैसे ऐसे घर में बैठे हों 6, 8, 12 में, तो भी दिक्कत है। यदि अच्छे घर में बैठेंगे तो उसके घर का जो परिणाम है अच्छे थोड़ा कम कर देंगे। तो आप मान के चलिए अशुभ योग में कहीं ना कहीं बुध और शुक्र इस कुंडली के लिए, मेष लग्न की कुंडली के लिए अशुभ योग कारक होते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु की भी। देखिए अभी हमने बोला था कि गुरु योग कारक प्लैनेट है क्योंकि 9th के लॉर्ड है, बट वो 12th के भी लॉर्ड है। तो एज सच तो वो खर्चेस हैं, खर्चा कराएंगे आपको अच्छी चीज़ों पे, स्पिरिचुअल चीज़ों पे आपको खर्चा कराएंगे, अच्छी चीज़ों पे आपको खर्चा करवाएंगे, और करेंगे आप अच्छी चीज़ों पे तो आपको कहीं ना कहीं चैरिटी करेंगे तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन चूँकि ये 12th हाउस एक मारक हाउस है, खर्चेस हैं, तो अगर ये किसी और मारक प्लैनेट बुध या शुक्र के साथ एक साथ कुंडली में हो जाते हैं किसी खराब 6, 8 और 12 में, तो आपको ये भी कहीं ना कहीं मारक वाला ही फल देंगे। हालांकि गुरु नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, कभी नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जिस घर के लॉर्ड है जिसके साथ बैठेंगे तो वहाँ का कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। तो ये कहानी है। अब बात है निष्फल योग। देखिए गुरु और शनि बैठेंगे, गुरु यहाँ 12th हाउस के लॉर्ड, 9th के भी लॉर्ड है, 12th के भी लॉर्ड है, शनि आपके 10th एंड 11th के लॉर्ड है। तो कहीं गुरु और शनि अगर एक साथ आएंगे तो निष्फल योग बनता है। कहने का मतलब है कि कोई खास फल देखने को नहीं मिलेगा, ना अच्छा ना बुरा, बैलेंस अप्रोच में लेके चलेंगे। गुरु और शुक्र होंगे। गुरु देखिए अगेन 12th हाउस के लॉर्ड है, चूंकि 9th के भी लॉर्ड है, लेकिन 9th का मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि 9th हाउस एक शुभ घर है, बट चूंकि 2 घर के मालिक होते हैं जिसमें एक 12th है, उसकी वजह से जब ये शुक्र के साथ आएंगे, शुक्र मारका हाउस 2nd और 7th के लॉर्ड हैं, जब ये साथ में आएंगे तो भी कहीं ना कहीं एक निष्फल योग बनेगा, कोई खास फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये आप कुंडली में मान के चलिए जो कुछ योग हैं मेष लग्न की कुंडली में, निष्फल योग, शुभ योग, अशुभ योग, आप इसको देख के, प्लेसमेंट देख के आप कहीं ना कहीं उसके रेमेडीज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट डाल देता हूँ बीज मंत्र का। आप किसी जो भी प्लैनेट आपकी खराब स्थिति में है या फिर बाय डिफ़ॉल्ट बुध और शुक्र का तो आपको उपाय करना ही चाहिए क्योंकि ये मारक प्लैनेट है। जब भी महादशा अंतर्दशा में आएंगे, खास करके मान लीजिए अगर दोनों ही प्लैनेट साथ में आ गए और कहीं पाप शनि के साथ भी आ गए, गुरु के साथ भी आ गई है, तो प्रबल मारक बन जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं नुकसान देंगे। तो इस कुंडली में बाय डिफ़ॉल्ट बुध का, शुक्र का, शनि का रेमेडीज़ तो आपको करना है और सबसे अच्छा उपाय है उनके कवच को पढ़िए, बीज मंत्र को पढ़िए, उसके प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स पे ध्यान दीजिए कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हर कोई ना कोई रिलेशन को, हर प्लैनेट कोई ना कोई रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हर प्लैनेट की अपनी एक एलिमेंटल क्वालिटी है। हर प्लैनेट आपके कुछ बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। हर प्लैनेट एक व्यवहारिक रेमेडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आप जब तक करते रहेंगे तब तक आपको इसका फ़ायदा होता रहेगा। कमेंट में आप डालिए अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए कि कौन सा रेमेडी करना चाहिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। बहुत